आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सर। चुनाव का माहौल है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान कर रहे थे अफ्तारी, केजरीवाल की हो गई गिरफ्तारी। अचानक खबर आई कि भाई केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए। तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, धरने, प्रदर्शन, हंगामे, विरोध भी हुए हैं, खुशियां भी मनाई गई हैं। सब कुछ, सारे नजारे दिल्ली में 2-3 दिनों में देख लिए गए। लेकिन एक पढ़ा लिखा नौजवान क्या सोचता है, मैं जिससे बात करना चाह रहा हूं, मैं पहले बता दूं, मैं यहाँ खड़ा था और चैनल पर इसकी बाइट हो रही थी। मुझे लगा टैलेंटेड बच्चा है, उम्र कम है लेकिन बड़ा मैच्योर है, परिपक्व है। बातें जो रखी इसने वो बड़ा ही लॉजिकल मामला था। मैं जानना चाहूंगा इनसे। पहले तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस नजरिए से आप देखते हो? ये पूरा का पूरा एक ऐसा मामला है जहां पर हमें नजर आता है कि गिरफ्तारी होनी होती तो वो पहले भी हो जाती। ये जो केस था ये 4 साल पहले का था, शराब से रिलेटेड जो केस था। लेकिन इस वक्त पे ये गिरफ्तारी होना सीधे साबित करता है कि लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। सीधे सीधे क्या है कि केजरीवाल सरकार को या फिर कांग्रेस सरकार को बदनाम करा जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर, नॉट ओनली। लेकिन घोटाला तो हुआ था ना। घोटाला देखिए, प्रूफ तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रूफ कुछ मिला नहीं है। और प्रूफ अगर हम देखें, घोटाले की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार के अंदर काफी सारे घोटाले हुए हैं और उनके खिलाफ तो प्रूफ भी मिले। तो मैं कहता हूं कि ईडी की रेड अभी तक वहां पे क्यों नहीं पड़ती है? केजरीवाल सरकार ही क्यों, या फिर कांग्रेस सरकार ही क्यों, मतलब कि ऑपोजिशन पार्टीज क्यों? सवाल ये उठता है। मतलब आपको ये लगता है कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है? सीधे सीधे साफ जाहिर है कि ऑपोजिशन को ही टारगेट करा जा रहा है। रीजन कि ठीक है, पूरे देश में छवि खराब कर दी जाए और इंटरनेशनल लेवल पे भी, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए, दिल्ली एक अहम सेंटर है पूरे, जो कि अगर हम आउट ऑफ इंडिया में भी किसी भी कंट्री के बारे में, अगर हम किसी भी कंट्री से अगर इंडिया को जाना जाएगा तो अगर पूछा जाता है कि इंडिया के सेंटर कौन सा है तो दिल्ली। दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल जी। तो जब ये केजरीवाल जी कहाँ हैं? तो बोले तिहाड़ जेल में। तो सीधे सीधे क्या, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक इमेज को खराब करने की कोशिश करी जा रही है कि जिससे कि ये हो कि लोकसभा चुनाव पे इफेक्ट पड़े पूरा पूरा। अच्छा, एक बात बताइए, आप पक्ष तो ले रहे हैं या निष्पक्ष हैं ये मैं नहीं कहता, लेकिन बातों में बहरहाल आपके दम है जी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हुई है, वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, केजरीवाल की भी, और अब तक ईडी के रेड जितने हुए हैं ये तो सच है कि विपक्षों के माने नेता ही टारगेट पे आए, निशाने पे आए हैं। लेकिन क्या तमाम विपक्ष मिलकर सत्ता पक्ष के किसी भी नेता के घोटाले को सड़क पर लाया क्या अब तक? देखिए, कोशिश करी जा रही है, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं। आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले अन्ना हजारी जी और केजरीवाल जी ने आंदोलन करा था, लेकिन अब एक ऐसा दौर आ चुका है कि अगर आप आंदोलन करने के लिए सड़क पे भी उतरोगे ना तो आपको पुलिस के जरिए डिटेन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। अभी आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आए हैं जहां पर चाहे कोई अपोजिशन का लीडर ही हो या फिर कोई एक नॉर्मल पर्सन ही हो, उसने भी अगर सड़क पर आकर प्रूव करने की कोशिश करी है चीजों को थ्रू द प्रोटेस्ट, तो उसको भी डिटेन करके ले जाया गया है। जबकि आपको याद होगा जब कांग्रेस का एक दौर था तो आपके पास कम से कम इतनी तो आजादी थी कि आप खुल के प्रोटेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे तो हमसे प्रोटेस्ट की आजादी भी छीनी जा रही है कि हम खुल के भी अपनी बात नहीं बोल सकते। तो कैसे कोई अपोजिशन पार्टी अपने बारे में या फिर किसी के खिलाफ बोल सकती है? कहा जाता है कि जो सत्ता पर पार्टी बैठी हुई है, नहीं भाजपा, सीधे शब्दों में बोले तो वो टीवी हेडलाइन को भी वो तय करता है कि आज हेडलाइन क्या होगा। केजरीवाल को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उससे 15 से 20 मिनट पहले चुनाव आयोग ने वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के वो सारे लेन देन के मामले को डाल दिया था वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर डालने का मतलब वो पब्लिक डोमेन में आ गया। तो क्या ऐसा लग रहा था कि अब बहस इस पर होनी है? इससे पहले कि उस पर बहस हो, चलो ये काम कर देखिए, हमें हमेशा से ना बीजेपी सरकार में एक पैटर्न देखने को मिला है। आपको याद होगा 2019 के लास्ट में या शुरुआत में मेरे ख्याल से जो सीए और एनआरसी का मुद्दा आया तो उस दौरान बहुत सारे मुद्दे ऐसे चल रहे थे जो कि बेरोजगारी से मुद्दे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे कि बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे उस दौरान। तो बीजेपी सरकार ने क्या करना शुरू करा कि चलो ठीक है, एनआरसी के ऊपर, एनआरसी या फिर सीए के लेकर आ जाते हैं। उसके चलते फिर क्या है कि मुद्दा भटक गया, वहां पे मुद्दा भटकाया गया। तो हमेशा क्या देखने को मिलता है कि बीजेपी सरकार का एक पैटर्न रहा है, जब भी उनके खिलाफ कुछ होने वाला होता है ना तो हमेशा मुद्दा भटकाने के लिए वो नई न्यूज लेकर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी बताया इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, सुप्रीम कोर्ट काफी फटकार लगा रहा था एसबीआई को। जैसे ही
सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एसबीआई ने अपने जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड की डिटेल्स, जो कि पूरी तरह से नहीं अभी नहीं दिया, वायरल करी, पूरी डिटेल नहीं दी गई है, जहां पर अभी सीरियल नंबर गायब है। ये नहीं पता चल रहा है किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना डोनेशन करा है, ये नहीं पता चल रहा है। तो अभी भी पूरी डिटेल्स नहीं गई है। जैसे ये मुद्दा आने वाला था, जैसे इस पे डिबेट होने वाली थी, फौरन ही मुद्दा पलटकर सारे चैनल्स पे गोदी मीडिया के केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, ये मुद्दे आने लग गए। तो आपको ये लगता है कि इशू को मैंने भटका के जी जी। और प्रोटेस्ट भी भाजपा ही करवा देती है ताकि उसी में लोग उलझे रहें, ऐसा भी कभी लगता है क्या? देखिए, प्रोटेस्ट भाजपा पता है क्या करती है, वो कभी भी ना डायरेक्टली नहीं खेलती, वो इनडायरेक्टली खेलती है। चाहे वो रिलीजन के मुद्दे में हो, चाहे वो प्रोटेस्ट के मुद्दे में हो। आपको हमेशा क्या है ना कि आपको याद होगा कि 2019 में दंगे हुए थे, तो दंगे का अगर आपको पैटर्न याद होगा ना, भाजपा के किसी नेता ने कुछ ना कुछ हरकत करी थी वहां पर, जिसके चलते जाफराबाद के दंगे भड़के थे। लेकिन कपिल मिश्रा जी ने एक हरकत करी थी वहां पर, जिसके चलते हुए जाफराबाद के दंगे भड़के थे। लेकिन बाद में जाकर वो इंजाम किस पे लगा था? आम आदमी पार्टी के एक नेता पे। तो क्या नहीं, हमेशा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा दंगे भड़काने को हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोटेस्ट को लाएं, लोग सड़कों पे उतर आए, और फिर जब सड़कों पे उतर आएंगे तो हम ये करेंगे, उनको डिटेन करके लेके जाएंगे। सवाल, केजरीवाल का भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए, मैं सच बोलूं तो केजरीवाल जी ना धीरे धीरे करके ना फेमस हो रहे हैं काफी ज्यादा। मुझे फायदा हुआ है सर। दिल्ली में उन्होंने काफी काम करवाया है। मनीष सिसोदिया जी ने, मेरे को याद है कि दिल्ली के जो स्कूल्स थे, जब मैं स्कूल में था तो इतने ज्यादा बेटर नहीं थे, लेकिन आज की डेट में स्कूल्स की जो कंडीशंस है बेटर हुई हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशंस बेटर हुई हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर चीजें बेटर हुई हैं। अभी आपको याद होगा तो बहुत सारी जगह इलेक्शंस में इफेक्ट पड़ा था कि वो मोदी गवर्नमेंट की सीट्स खा गई थी आम आदमी की। तो ये चीज ना एक डरा देती है। नहीं तो फ्यूचर आपको लग रहा है केजरीवाल का? बेशक है। अभी मैं ये कहूंगा शायद अभी इतना नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में, अभी जैसे कि मैं कहूंगा इस साल के लिए जेल जाने से बदनामी हुई है या फायदा मिल जाएगा? देखिए, मैं कहूंगा कि हर चीज का ना फायदा नुकसान दोनों होता है, ये आपके ऊपर है। फायदा मैं ये देखता हूँ कि लोगों की आंखें खुलेंगी कि ठीक है, ऐसे मूवमेंट देखो, लोग भी मिलेगा। हाँ जी, वही ना, सीधी सी चीजें। लोग बेवकूफ तो है नहीं कि ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करा कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आने वाले थे, लेकर उठा के पटक दिया जेल में। अब क्या हुआ कि लोगों को समझ में आएगा तो वो सपोर्ट में, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो लॉजिकली हो, वोट तो देंगे। और दिल्ली में कहीं ना कहीं से जेल जाने से केजरीवाल का वोट बढ़ा, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो इस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। बाकी क्या है, मैं इस चीज को कह सकता हूं कि इंस्टेंटली कि जेल जाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। इस चीज के लिए मैं खुद ही सैड हूं, अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनको जेल जाना पड़ा। बाकी क्या है ना कि दिल्ली में जो है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती थी, कहीं से कहीं तक जगह ही नहीं थी। पूरा भारत फतेह कर लिया, दिल्ली नहीं जीत पाए, दिल्ली में भी हार गई सकते, वो दिल्ली जीत ही नहीं सकते, पिछले साल भी नहीं जीत पाया था। और मैं सच बोलूं ना, मुझे लगता है कि 2024 में ना कुछ कांड करने की तैयारी है बीजेपी की। जिस वजह से उम्र आपकी कितनी है? मैं सच बताऊं, मेरी उम्र लगती नहीं है, लेकिन मेरी उम्र 27 है। 27? क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ जामिया से, और अभी मैं टीचर रहा था। जामिया का असर दिख रहा, जामिया का असर दिख रहा था। मैं जान नहीं रहा था कि जामिया के आप हैं। राहुल गांधी को किस नजर से देखते हैं आप? राहुल गांधी एक एजुकेटेड पर्सन है। मेरे को जो नजर आता है ना कि उनकी छवि को ना पहले से काफी ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश करी गई है। उनकी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे ना, उनको एडिट करके प्रेजेंट करा गया है। जितनी भी क्लिप्स है, चाहे वो आलू वाली हो, चाहे वो कोई भी क्लिप हो, उसको एडिट करके प्रेजेंट करा गया है। जबकि आप उनकी अगर कोई भी पर्टिकुलर इंटरव्यू देखेंगे या पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा इज अ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल पर्सन। आपको राहुल गांधी का फ्यूचर ठीक दिख रहा है? बेशक है। मैं कहूंगा कि देखिए, आपने 10 साल मोदी गवर्नमेंट को दिए, आप 10 साल यार, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी को दे दो, क्या जाएगा आपका? अच्छा, भारत के लोगों से कह रहे हैं? मैं भारत के लोगों से कह रहा हूँ कि आपने 10 साल मोदी गवर्नमेंट को दे दिया, आप 10 साल राहुल गांधी जी को भी दे दो। सुन लीजिए भाई, भारत के लोगों से अपील है इस छात्र का कि आपने 10 साल मोदी गवर्नमेंट को दिए, बीजेपी गवर्नमेंट को दिए, ट्रायल करा। आपने इस 10 साल के अंदर आपने क्या क्या देखा? नोटबंदी देखी, कोविड के दौरान लोगों को मरते देखा, अपनों को मरते देखा, ऑक्सीजन की कमी देखी, बहुत कुछ देखा। उसके बावजूद भी आप 10 साल, 10 तो नहीं 5 साल अगर मोदी गवर्नमेंट को देने चाहते हो तो शायद आप बेवकूफ हो। मैं कहूंगा कि अगर यही 10 साल या 5 साल आपने अगर आने वाले कांग्रेस को दे दिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा हो। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ
कि जब कोविड-19 आया था ना, तो राहुल गांधी जी ने एक भविष्यवाणी को या फिर एक मतलब आइडिया लगाया था कि इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना, आर्थिक मंदी पे पड़ेगा, और हुआ भी। ऑक्सीजन की कमी होगी, उन्होंने ये भी कहा था, और वो हुआ भी। तो इज अ गुड प्रिडिक्टर ऑल्सो, मतलब वो प्रिडिक्ट करते हैं, कैलकुलेटर है, कैलकुलेट अच्छा राहुल गांधी में क्षमता आपको दिखता है? प्रधानमंत्री का मटेरियल है? बेशक दिखती है सर, वो एजुकेटेड पर्सन है। लोग उनको बेवकूफ समझते हैं क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू ही समझते हैं। मैं कहूंगा कि भाजपा का आईटी सेल उनको बेवकूफ साबित करने में लगा रहता है। साबित करने में लगा रहता है। आप शॉर्ट वीडियो डाल दो, 1.5 मिनट की वीडियो में आप क्या ही देखोगे, क्या समझोगे? कट एंड पेस्ट। हाँ, कंटेंट बेस पे आप मेरी कोई शॉर्ट वीडियो डाल दो जिसमें मैं कुछ कह रहा हूँ, उसकी कैसे आप पूरा आउटपुट निकालोगे? ऐसा तो नहीं है ना मेरी पर्सनैलिटी जान जाओगे। मैं कहूंगा आप राहुल गांधी जी के पूरे इंटरव्यू देखो, आपको तब समझ में आएगा कि वो किस टाइप के पर्सन है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं उसमें देख रहा था कि अनफिल्टर्ड करके एक चैनल है, उनके जो रिपोर्टर है उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, तो पूरा का पूरा मेरे को याद नहीं है नाम उनका, सॉरी, तो उनके पूरा जो इंटरव्यू था भारत जोड़ो यात्रा के बीच का था, पूरा अनफिल्टर्ड था, जिसमें मेरे को ये दिखा कि वो कितने हम्बल हैं, कि वो चल भी रहे हैं सड़क पे, लोगों को इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने आवाज लगाई है, कुछ तोहफा देना चाह रहे हैं, कुछ फूल देना चाह रहे हैं, तो उनको भी देख रहे हैं, साइड बाय साइड इंटरव्यू भी दे रहे हैं। और उन्होंने एक चीज कही, राहुल गांधी जी में और मोदी जी में जो एक सबसे बड़ा फर्क है, राहुल गांधी जी कहते हैं मुझसे कुछ भी सवाल कर लो, आप खुल के पूछ लो। मोदी जी कहते हैं मैं मीडिया के सामने नहीं आऊंगा। वो मीडिया के सामने कब आए? जीरो रिपोर्ट है अब तक की कि उन्होंने एक भी मीडिया को इंटरव्यू दिया हो। मिल गए जिनकी तलाश थी। अब कांग्रेस वाले इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो शायद ऐसे नौजवानों की तलाश करेंगे। इंडिया गठबंधन को एक नया प्रचारक मिला है और मैं इनका नंबर ले लूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव के बीच में 2-4 और इंटरव्यू इनके ले लूं और आप तक पहुंचा दूं, और इनसे कहूंगा कि तैयारी करें। अच्छे वक्ता हैं आप, अच्छा बोलते हैं, थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। गुजारिश आपसे कि इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इतना शेयर करें कि राहुल गांधी खुद देख लें कि उनके एक फैन यहाँ भी हैं।